दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो क्लासेस हैं उन क्लासेस का कंटिन्यूएशन हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने एंड किया फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स जो 11th 12th की वो सारी हमने कंप्लीट कर दी, वो हमने ख़त्म कर ली। अब आज के सेशन में हम केमिस्ट्री क्लास 11th की स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th की बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक से इसको एडवांस तक ले जाएंगे और इसको 12th की जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, जो 12th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे इसका एंड करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें, सारी सीरीज़ को देखें। अगर आपने अभी तक फिजिक्स के वो लेक्चर्स नहीं देखें तो वो लेक्चर्स आप जाके ज़रूर देखें। और इसके साथ में ही दोस्तों आप हमारी ये जो आज की केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो इसको जो है वो आप एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो करें। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं कुछ मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई सर ये जो क्लासेस हैं ये कहाँ से पढ़ा रहे हो, ये कौन सी बुक आप फॉलो कर रहे हो फॉरेस्टर के लिए। देखो यार, मैं आपको बता दूं फॉरेस्टर के लिए कोई स्पेसिफिक बुक मैं फॉलो नहीं कर रहा। आपको पता होगा कि जब जो मैंने फिजिक्स के इनिशियल लेक्चर्स लाए मैंने वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बहुत जगहों से सोर्सेज को इकट्ठा करके फिर मैंने एक कंपाइल्ड पीडीएफ जो है वो तैयार किया और आपके समक्ष आपके पास लाया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा इस कंटेंट को और मॉडिफाई करने की ज़रूरत, और जो बेस्ट लगा मुझे वो मैंने लाया। अब केमिस्ट्री के लिए भी मैं यही कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और जो बेस्ट हो, जो सबसे बेस्ट से बेस्ट हो, वो आपके लिए लाया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाए। देखिए ये जो जहाँ से भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ सोर्सेज, ये एक सोर्स नहीं है दोस्तों, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो आज के ये जो सेशन है हमारा, स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला चैप्टर है मैटर। तो मैटर क्या होता है भाई? मैटर आप जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर एक ऐसी चीज होती है जो जगह पकड़ती है और उसका वेट होता है। which occupies space and has weight is called matter। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर जो है वो कितनी टाइप्स में पाया जाता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें हम तो 5 फिजिकल कंडीशन, जैसे फिजिकल स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस्टाइन, यहाँ पे देख सकते हैं कंडेंसेट। तो ये 5 ऐसी टाइप की मतलब हमारी फिजिकल ये मैटर्स की टाइप्स होती हैं। आउट ऑफ विच 3 आर मोर कॉमन। उनमें से 3 जो है वो मोस्ट कॉमन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 3 ही पढ़ी होंगी आज तक, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए ऐड कर दूं कि एक और होती है, शायद प्लाज्मा के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपने नहीं सुना होगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो अब इसके टाइप्स जो होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बता रहा है कि भाई ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। तो सॉलिड जो है वो, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है कि देखिए, ये इसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और क्या होता है, फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और हाई डेंसिटी होती है। और इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सॉलिड ऐसी चीज होती है जिसकी शेप फिक्स्ड होती है। आप कहीं भी टेबल को उठा के देखो, आप किसी भी चेयर को उठा के देखो, आप किसी स्टोन को उठा के देखो, तो इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये सॉलिड है। क्योंकि चेयर में अगर आप देखोगे तो भाई वो क्या है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, उसमें वेट भी है, और क्या है, उसकी जो है वो एक फिक्स्ड शेप है, मतलब एक फिक्स करके उसकी शेप है, ठीक है। और उसका वॉल्यूम है, एक जगह कितना एरिया उसने पकड़ा है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और डेंसिटी जो है वो उसकी हाई है। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे, मतलब उनके बीच में बहुत कम गैप होता है। इस तरह से वो आपके सॉलिड्स जो है वो होते हैं। इस तरह से मैं आपके स्क्रीन पे जो है वो बना रहा हूँ। इस तरह से आपके सॉलिड्स, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं आपके सॉलिड्स, ठीक है। तो उसके बाद दे कैन बी ट्रू और क्रिस्टलाइन। ओ जो है वो ट्रू भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, ऑफ कंटिन्यूअस पार्टिकल लाइक मेटल्स और एमॉर्फस और स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है। हैविंग शॉर्ट
शॉर्ट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक नॉन मेटल्स ग्लास मोस्ट ऑफ द। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल बता रहा है कि भाई नॉन मेटल जैसे कि ग्लास होता है, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जांपल आती है आपकी सॉलिड्स की। अब लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड का क्या होता है, उनका भी एक फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन उनकी शेप कुछ नहीं होती है। अब वो क्या करते हैं, बट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड होती है एक ऐसी मैटर होता है जो क्या काम करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जिस जिस भी टाइप के जैसे भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप उनको रखते हो तो वो उस तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो अपना मतलब उसी तरह की शेप बनाते हैं। आपने क्या काम किया, एक सिलेंड्रिकल बोतल में पानी को रखा तो उसका सिलेंड्रिकल शेप बन गया। आपने क्या काम किया, एक स्पेरिकल आपने एक बाउल में आपने पानी को रख दिया तो उसकी स्पेरिकल शक्ल बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो लिक्विड है, लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। भाई वो वॉल्यूम जितना उसका बनता है वो उतना वॉल्यूम पकड़ेगा। एंड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, ठीक है, मॉडरेट से लेकर हाई डेंसिटी उनकी होती है। अच्छा, जो इनके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, ये ज़्यादा नज़दीक नहीं होते हैं एज इन सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, लेकिन लिक्विड्स में इतना 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 इस तरह से जो है वो दूर होते हैं आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद द राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है मतलब लिक्विड्स की विद मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज, एक्सेप्शन ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गैस। तो भाई गैस का ना ही कोई शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है और उनकी जो है वो डेंसिटी बहुत लो होती है। गैस जो है वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में जो वाइड स्प्रेड है यार। अच्छा, गैस की जो यहाँ पे बताया नहीं इन्होंने लेकिन बता दूं, गैस की जो पार्टिकल्स है वो एक पार्टिकल इधर होगा भाई, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। हाँ, यहाँ पे बताया है कि भाई वाइड स्प्रेड, तो मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ये बहुत बहुत दूर दूर उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। इसलिए जो है वो गैसेस क्या है, फैलती हैं। आप जब भी आपके रूम में जो है वो स्प्रे आप या डीओ यूज़ करते हो आप, तो स्प्रे यूज़ करते हो, डीओ यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो आप, तो उससे क्या होता है कि पूरे रूम में आपकी स्मेल फैल जाती है। वो क्यों, क्योंकि वो जो आपकी वो जो गैस होती है, वो जो भी डीओ आप यूज़ करते हो, वो गैस जो है वो पूरे आपके एरिया को वहाँ से कवर कर लेती है और वहाँ से क्या होता है पूरे रूम में स्मेल फैलती है। अच्छा, दो जो बाकी स्टेट्स हैं मैटर की, क्या है, प्लाज्मा। अब बोल रहा है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये की स्टेट होती है जो आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होती है ड्यू टू द प्रेजेंस सन एंड स्टार्स ग्लो। अच्छा, ये एक मतलब ये प्लाज्मा क्या होती है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसमें एक मतलब ये असल में ये जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उनके बीच में बहुत खतरनाक एनर्जी होती है, बहुत बहुत खतरनाक एनर्जी होती है। और वो किसकी फॉर्म में होते हैं, आयनाइड गैसेस की फॉर्म में, मतलब उसके आयंस बन गए होते हैं। किस तरह के, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। तो उस गैसेस जो है वो किस तरह फॉर्म में बन गई होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से बन गए होते हैं। उसके बाद होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। ये जो है वो कैसे बनती है, कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, कूलिंग ए गैस ऑफ लो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बनती हैं जब आप एक गैस को कूल करते हो बहुत बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी में, तो इससे क्या होता है, सुपर लो टेम्परेचर की वजह से ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बात करते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले आता है डेंसिटी क्या होता है। बोलता है कि रिलेटिव हैवीनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द डेंसिटी। तो बोलता है भाई रिलेटिव जो हैवीनेस होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसको ये एक्सप्लेन करता है। डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये होता है ग्राम पर मिलीलीटर। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है, वाइल स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मिनिमम। गैस पोजेस वेरी लो डेंसिटी, गैसेस में जो है वो बहुत लो डेंसिटी रहती है। बाकी कंप्रेशन क्या होता है, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस वाइल सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसिबल क्या होता है कि गैसेस जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि उनके बीच में ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं,
ठीक है। और जो सॉलिड्स जो है होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं यार। आप खुद ही देखते हो यार कि जब आप बलून के अंदर जो है वो गैस भरते हो, बलून को आप आराम से प्रेस कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। इसी तरह से जिस भी चीज़ के अंदर गैस होती है आप उसको जो है वो कंप्रेस कर सकते हो। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के देखोगे और उसको कंप्रेस करोगे और वो नरम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर होता है, आप बोलोगे मैं उसको प्रेस करूंगा वो नरम होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी आपको बलून टाइप की। तो कहने का मतलब यह है कि वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो दबाए जाते हैं, आराम से वो दब जाते हैं। वाइल सॉलिड्स आर लीस्ट, तो सॉलिड्स जो है वो बहुत लेस कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड लाइज इन बिटवीन द टू अदर स्टेट्स। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये मिनिमम होती है इन केस ऑफ सॉलिड ड्यू टू मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होती है और बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। असल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, मैक्सिमम होती है। और गैसेस में जो है वो कम होती है। उसकी वजह से जो है वो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये मिनिमम होता है सॉलिड्स में और मैक्सिमम होता है गैसेस में, ठीक है। उसके बाद चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो भाई चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहने का मतलब ये है कि भाई आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा रहे हो, आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे आप, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद आती है बात मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कन्वर्जन होती है आपके लिक्विड को इनटू वेपर्स। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपका जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपकी भाप में। बाय हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब हीट, आपने क्या काम किया, आपने वाटर को हीट किया, हीट करने के बाद वो वाटर जब हीट हो गया तो हीट होने के बाद वो क्या हुआ, बॉयल हो गया। और मतलब आपने बॉयल किया, हीट किया, वो तो एक ही बात हुई ना, वन इज द सेम थिंग। अब जब आपने उसको हीट किया तो उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो वेपर्स बनने शुरू हो गए। एंड द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा एक प्रोसेस जो होता है, कन्वर्जन होता है लिक्विड इनटू वेपर्स और हीटिंग, मतलब हीटिंग के साथ, तो इसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। और तो टेम्परेचर, जहाँ जिस टेम्परेचर पे हम वेपर प्रेशर, लिक्विड के वेपर प्रेशर को किसके बराबर बनाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो लिक्विड को किसके बराबर बनाए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को के बराबर बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज हो जाता है बिल्कुल बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कब, इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की। मतलब जब भी कोई इम्प्योरिटी होती है आपके आपके लिक्विड में, तो उस टाइम पे आपका ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा, एट हाई अल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। असल में जो आपके ऊपर ऊपर पहाड़ होते हैं या फिर हिल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, ठीक है। जो आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर जब आपका ज़्यादा होता है तो उसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हम आग जला पाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारी आग जलती है या फिर हमारा खाना आराम से पकता है। लेकिन जब आप हायर अल्टीट्यूड पे जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि हमें पता है कि भाई वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। इससे हमें एक चीज़ और समझ पता चलती है कि भाई जो हिल्स होती हैं वहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक वगैरह गए होंगे, वहाँ पे आपको पहाड़ों पे क्या दिखा होगा, पहाड़ों पे आपको जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगते हुए देखा होगा कि खाना बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। इसी तरह से बोलता है प्रेशर कुकर, इसी तरह से सिमिलरली इन प्रेशर कुकर फूड कुक्स इजीली अर्ली ड्यू टू एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जब आप सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करते हो, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आके आपका सॉलिड लिक्विड में जो है वो बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
कहने का मतलब ये कि मान लो आपके पास एक बड़ा सा आइस क्यूब था, एक बड़ा सा मोटा सा। आपने क्या काम किया, आपने एक आपके चूल्हे के ऊपर या फिर गैस के ऊपर जो है वो क्या काम किया, आपने आपने एक तवा डाल दिया। अब आप बोलोगे कि अब मैं इस जो है वो सॉलिड सॉलिड वाटर को यहाँ से उठा के यहाँ से जो है वो उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, इसके नीचे ऊपर नीचे जो है वो आग जल रही है और ये बहुत क्या है, तेज़ है। तो इसका जो है वो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब जब आपने इस गर्म के ऊपर ये आपने अपना आइस क्यूब डाल दिया तो आइस क्यूब जो है वो क्या काम करने लग जाएगा, वो जो है वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। तो वही बोलता है कि भाई फिर उसको एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है जब आप एक सॉलिड को हीट करते हो, ठीक है, ताकि वो आप उस सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करो गैस में, ठीक है। मतलब ये सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है केमिस्ट्री की दुनिया में, जब आप क्या काम करते हो, सॉलिड को क्या करते हो, आप सॉलिड को हीट करते हो और उससे क्या होता है, आपका ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली इनटू गैस, ठीक है। तो सॉलिड आपका, अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है नेप्थलीन, नेप्थलीन होता है, कैम्फर होता है, तो ये हमारे पास एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर जाते हैं। बाकी फ्रीजिंग क्या होता है भाई, जो आपका लिक्विड होता है, मतलब जो आपका लिक्विड होता है वो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, और उसके एंड द मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ सॉलिड। तो मेल्टिंग क्या है, वो हमारा कन्वर्जन होता है सॉलिड इनटू सॉलिड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों जहाँ से क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बाय टेम्परेचर। तो मतलब जो आपका लिक्विड होता है वो सीधा वेपर में चला जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जब आप भी क्या काम करोगे, जब आप आपने गैस पे पानी डालोगे, क्या करोगे, पानी रखोगे गर्म करने के लिए, तो पानी रखते ही वो क्या होगा कि गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, वो तो जेन्युइन सी बात है। अब एक ऐसा पॉइंट होगा, वो लिक्विड आपका क्या काम करेगा, अब आप मान लो, अब आप चले गए बाहर घूमने चले गए और आपने वहाँ पे उसको उसी तरह से रख दिया कि भाई खुद ही बॉयल हो जाएगा, बॉयल होते रहेगा, कोई बात नहीं। तो आप वहाँ से आ गए और आपने देखा कि आपके जो बाउल जो बाउल आपका भरा हुआ था पानी से, वहाँ पे पानी कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, वो क्या है आपका, वो आपका पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है। तो वो इवेपोरेशन मतलब आपका लिक्विड जो है वो किस में, गैस में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ से आप क्योंकि उसको हीट मिली है। लेटेंट हीट क्या होता है, बोलते हैं जब आप हीट करते हो सप्लाई एक सिस्टम में या फिर या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे, तो टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो चेंज नहीं होता। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हीट आप सप्लाई करते हो उस बॉडी पे, तो वो क्या होता है, इट्स सप्लाई टू द यूज इन चेंजिंग इट स्टेट। तो वो उस हीट को आप उस स्टेट को चेंज करने के काम करते हो, इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। फिर से समझाता हूँ, समझ नहीं आया बताता हूँ। जब हीट सप्लाई की जाती है एक बॉडी को और उसकी बॉडी के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे जब उसको सप्लाई की जाती है, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हीट जो सप्लाई होती है बॉडी को, ये किसके काम आती है, यूज्ड इन चेंजिंग इट्स स्टेट एंड इज कॉल्ड। तो इस सिचुएशन में जो हीट सप्लाई होती है बॉडी को, ये किसके काम आती है, चेंजिंग इट्स स्टेट और किसके एंड इट्स लेटेंट हीट। बाकी जो लेटेंट हीट होता है इसका फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेटेंट हीट L इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ LQ अपॉन M। तो ऐसा यूनिट क्या होता है लेटेंट हीट का, जूल किलो पर ग्राम, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माय फेवरेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन आज से पहले दोस्तों कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले जब मैंने 11th की केमिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट की थी, तो दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा रहा था, तो विच केम स्ट्राइक, मतलब अभी स्ट्राइक किया मेरे माइंड में, तो ठीक है। तो अब क्या है कि भाई इसको पढ़ते हैं क्या होता है ये। तो अच्छा, एलिमेंट को जो है वो इसको यूज किया था किसने, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले, याद रखिएगा।
1661 में। एलिमेंट क्या होता है, इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब एलिमेंट क्या होता है, एक सिंपल सब्सटेंस होता है, इसको आप किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपका सोडियम है, आयरन है, मर्क्यूरी है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 118 ऐसे जो है वो प्रेजेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, जिसमें 98 जो है वो नेचर में है और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, वो क्या है हमारे हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। बाकी जो रिमेनिंग है हमारे, उनको हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर दिया है। उसके बाद है आपका कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है एक फिक्स रेशो में। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय, अच्छा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट आपके मिल जाते हैं वो एक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब ये एक ए एलिमेंट है प्लस बी एलिमेंट, ये दोनों मिल गए तो इन्होंने क्या बनाया, ए बी कंपाउंड बना दिया है। मतलब ये मिक्सचर होता है किसका, एलिमेंट्स का। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दो। असल में इनकी प्रॉपर्टी जो होती है कंपाउंड की, वो बहुत ही मतलब पूरी की पूरी जो है वो डिफरेंट होती हैं किससे, आपके एलिमेंट से। बाकी कंपाउंड का जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। ए कंपाउंड इज ए होमोजेनियस सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस सब्सटेंस, वाटर, अमोनिया एंड शुगर। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर, अमोनिया और शुगर को बोलते हैं कंपाउंड। अच्छा, वाटर, अमोनिया, शुगर जब अब मैंने आपको बता ही दिया है कि कंपाउंड होता है, तो इसको मैं आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में समझा दूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये बनते हैं H2O, ट्वाइस ऑफ H2O। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर का फॉर्मूला है। तो पानी जो बना है वो किसकी हेल्प से बना है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन हुआ है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिले हैं, मिलने के बाद जो है उन्होंने क्या बनाया है, वाटर बनाया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जब मिले तो उन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने टाइम से कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हुए तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर होता है सब्सटेंस, जो हमारे यूजुअली क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का बना होता है, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद क्या होती है इसके टाइप। होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि जो एक ऐसा मिक्सचर होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो हमारे थ्रू आउट पूरा, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, मतलब मिक्सचर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं इस मिक्सचर में, या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उनका मिक्सचर बनता है, उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब टाइप्स होती है जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस क्या बोलता है भाई, वो यूनिफॉर्म होता है यार, उसमें कोई ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने क्या काम किया, सॉल्ट को क्या काम किया, ऐड किया वाटर के साथ, ठीक है। पानी में जब आप सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनती है या शुगर सॉल्यूशन बनती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि भाई जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, आपकी होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि सॉल्ट जब उसमें मिल जाता है तो पानी वो पूरा का पूरा उसी तरह का ट्रांसपेरेंट रहता है। इसी तरह से आपका शुगर जो है, वो शुगर में भी पानी मिलता है तो वो भी आपका ट्रांसपेरेंट रहता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, जो सेटल दे मे और मे नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो सेटल कर या कर नहीं सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। वो एग्जिबिट करते हैं टिंडाल इफेक्ट। अच्छा, टिंडाल इफेक्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कि हमारा सॉल्ट होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होता है, शुगर होता है, सॉल्ट एंड शुगर। जब आप सॉल्ट और शुगर को मिलाते हो तो वो क्या बनता है आपका, वो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर बनता है। आयोडाइज सॉल्ट जो है वो ये भी एक आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मतलब जैसे फिजिकल में क्या क्या चेंजेस आता है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है ये। कलर चेंज हो जाता है, हार्डनेस आपके मेटल की एलिमेंट की चेंज हो जाती है, डेंसिटी आपके एलिमेंट की चेंज हो जाती है, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या होती है हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन होती है, बॉइलिंग होती है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट होता है एंड शुगर होता है, वेपराइजेशन और मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमारी एग्जांपल होती है फिजिकल चेंज की। उसके बाद है आपका दोस्तों
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? सबसे पहला लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे आपके 11th का। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को दिया था किसने? अंटोनियो लावोसियर ने। लावोसियर ने 1789 में, याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको किसने किसने जो है वो दिया था? इस लॉ को किसने दिया था? एंटोनियो लावोसियर ने। इसने कहा कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप क्या काम कर सकते हो? एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मतलब इसके कहने का मतलब ये था कि भाई आप मैटर को ना ही बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसकी उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप इंसान को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, ठीक है। क्या आप यहाँ पे जो है वो यार इन शॉर्ट मतलब मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी एग्जांपल हो गई थी, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो, क्या आप एक ज़मीन को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्या आप एक मिट्टी को बना सकते हो? सॉइल को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्या आप एक जो आपका मतलब पानी होता है उसको आप बना सकते हो? नहीं। हाँ खैर, अब पानी के एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे फिट ना बैठे, तो कहने का मतलब है कि मैटर, अब मैटर क्योंकि मैटर का मामला है तो यहाँ पे बता दें कि इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ना ही आप बना सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलो ठीक है, वाटर की एग्जांपल लेते हैं। क्या आप पानी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या आप पानी को डिस्ट्रॉय, पानी के पूरे दुनिया के पानी को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो भाई, ये आप कर ही नहीं सकते हो। अब एंटोनियो लावोसियर कहने की समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो उसको ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है कि जो प्योर कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है? सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द प्रोपोर्शन बाय मास, whether we so then this is called definite proportion by weight and is given by Joule plot. Water obtained from any source like tap water, well water, etc. अच्छा, इसके कहने का मतलब ये है कि भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है एक केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या होता है कि एक प्योर कंपाउंड always contain the same elements combined in the same proportion by mass, whether it be its source. मतलब आपने अगर दो एलिमेंट्स को जब आपने कंबाइन किया तो आपने एक कंपाउंड बना लिया। अब हो सकता है उन दो एलिमेंट्स का आपका ए सोर्स हो सकता है, इन दोनों इसका बी हो सकता है उसका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई सोर्स भी हो सकता है, एफ सोर्स, मतलब इनमें से कोई भी सोर्स हो सकता है। बोलता है कि अगर आपके मैटर का कोई भी सोर्स है, बोलता है तो उस सोर्स का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, एक डेफिनेट रेशियो होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन 1:8 रेशियो, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि इस लॉ को जो है वो प्रपोज किया गया था किसने? जॉन डाल्टन ने 1803 में। ये क्या कहता है कि भाई फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब ये इसके कहने का मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मास क्या है दोस्तों? फिक्स है, जिसका मास चेंज ही नहीं होता है। देन द मासेस ऑफ द एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। तो बोलता है कि कंबाइन विद द डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर नंबर। मान लो अगर एक ऐसा एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, मगर मान लो अगर आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या काम कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, ठीक है। आपका ऐसा एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहा है विद डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो अब वो आपका जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एक मास है। वो मान लो अगर आपके दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि मोर कंपाउंड्स इन द रेशियो। तो अब वो जो कंपाउंड बनाएगा वो होल नंबर्स के रेशियो में आपके कंपाउंड जो है वो फॉर्म करेगा। जैसे कि आपका जब आपका वाटर जो है वो होता है, इसमें क्या होता है? 2 रेशियो होता है आपका हाइड्रोजन का और 16 होता है ऑक्सीजन का। इसी तरह से जब आप 2 1 2 8 2 16 करते हैं, ठीक है, 1:8 रहता है। ठीक इसी तरह से आपका यहाँ पे 1:1 32, यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O2 क्या रहता है आपका 1:32। इसका मतलब ये हुआ कि 1:2 जो है वो इसका कंबाइन करने के बाद इसका रेशियो बन जाता है। बाकी उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका गेल-लुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इनके कहने का मतलब ये था कि भाई जो volume of reactants and products in large number of chemical reactions are related to each other by small integers
इसका मतलब ये कहने का था कि भाई जो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, वो स्मॉल छोटे छोटे इंटीजर्स की फॉर्म में होता है, इंटीग्रेटेड बाय द स्मॉल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टेटमेंट जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय लॉ गेल-लेशेक लॉ। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल को जो है वो टर्म जो है वो किसने दी थी, टर्म दी थी किसने, एवोगाड्रो ने। इसका जो है वो क्या कहा था कि भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये कंपाउंड का होता है जो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल आपका फ्री स्टेट में। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो कंपाउंड के क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि NH3 अमोनिया है और वाटर है आपका। फिर होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बोलता है ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द टोटल प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन है, मान लो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है लेकिन मास नंबर 14 है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो मास नंबर भी जो है वो इसका हाइड्रोजन का भी मास नंबर 1 है। यहाँ से जब आप 14 प्लस 3 करते हो तो ये बनता है आपका 17। इसका मतलब ये हम इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मास इक्विवेलेंट मास ऑफ और एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद होता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड 1 मोल। तो 1 मोल क्या होता है कि बोलता है कि C12 कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। वो हमारा मोल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकालते हैं हम, मास ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास relative mass as compared with an atom of C12 and is expressed in AMU। तो इसको हम किसकी एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट की फॉर्म में जो है वो करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो AMU क्या है, रिलेटिव मास ऑफ कंपेयर्ड एज कंपेयर्ड विद द एटॉमिक एटम ऑफ C12। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एटम का जो आपका एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आपके जॉन डाल्टन ने क्या दिया, 1808 में थ्योरी दी, इसको नाम दे दिया एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे जो है वो के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका जॉन डाल्टन लॉ ऑफ थ्योरी। अब सबसे पहली थ्योरी क्या बोलता है कि ये बोलता है कि इसकी थ्योरी के बोलता है इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट इज इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आप एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम को क्या कर सकते हो, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो भाई ये तो हमने पीछे भी पढ़ा, बोलता है कि वो मॉलिक्यूल बनाते हैं एटम आप सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन। तो भाई जो भी एलिमेंट होते हैं उनका जो सेम एलिमेंट है वो भी कंबाइन हो सकते हैं इन मोर देन वन रेशो विद डिफरेंट कंपाउंड। एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो इंडिविजुअल मतलब जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है एटम्स जो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, मेसॉन्स, पोजिट्रॉन्स। तो एटम क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। एटम होता है एक छोटा सा एक जर्रा होता है, ये एक छोटा सा बोलता है ये किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बनाया हुआ होता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, प्रोटॉन्स का भी हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स और पोजिट्रॉन का हो सकता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल और एलिमेंट का होता है जो और ए कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक नंबर। ये तो आपको पता है भाई, एटॉमिक नंबर Z होता है आपका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। ये तो आपको पता है भाई। उसके अलावा मास नंबर जो होता है वो उसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जब हम करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, मास नंबर बनता है।
या फिर हम एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करते हैं तो भी हमें इसका फॉर्मूला मिलता है, या फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं तो भी हमें मास नंबर मिलता है। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहला आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31। जो मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव चार्ज का उसको डिटरमाइन किया गया था मिल्केन ने, किससे? ऑयल ड्रॉप मेथड से। बाकी प्रोटॉन क्या होता है इसको डिस्कवर किया गया था ई गोल्डस्टाइन ने। ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। चार्ज ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27। बाकी तीसरा जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रॉन। इसको जेम्स चार्डविक ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना ही इसका कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बारे में एक और चीज मैं बताना आपको मिस कर गया। वो क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ये मतलब गेन करता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो लूज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता है। बाकी न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27। उसके बाद होता है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थी? तो सबसे पहले थे आपका कैथोड रेज। कैथोड रे ये एक ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन में। तो यार मुझे लगता है वीडियो लंबा हो चुका है, ये हम आगे की क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आप बोर ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे आज ख़त्म कर देते हैं। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा